Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture is non-cyclic photophosphorylation, and this is very important topic for examination point of view. Let's start with non-cyclic photophosphorylation. Basically photophosphorylation का मतलब है synthesis of ATP from ADP, यानी फास्फेट की एडिशन होगी ADP के अंदर और उससे क्या बनाएंगे हम ATP बनाएंगे, और ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिससे हमारे पास ATP बनेगी। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। रिमेंबर वन थिंग, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन के अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप समझ लें, लाइट रिएक्शन है हमारे पास, उसमें हमने दो चीज़ें प्रिपेयर करनी है, दैट इज़ ATP and NADPH. These two things will be synthesized in non-cyclic phosphorylation or photophosphorylation. और ये जो सारा हमारे पास प्रोसेस है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रहा होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर। फॉर कन्वीनियंस आप लोगों को मेम्ब्रेन्स दिखाई नहीं जाती, बट दिस इज़ ऑल हैपनिंग इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर बेसिकली क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको फोटोसिस्टम कहा जाता है। सो द क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर हमारे पास दो फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है हमारे पास, मेन हमारे पास जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, उसको हम P680 भी कहते हैं, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो हमारे पास 680 नैनोमीटर की होती है, इसलिए नाम दिया जाता है P680। तो लाइट हमारे पास फोटोसिस्टम 2 पर जब पड़ती है तो जो एंटीना कम्प्लेक्स है, यानी जो हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास कैरोटिनाइड्स और इसके अलावा क्लोरोफिल बी वगैरह शामिल होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स में, वो लाइट को गैदर करते हैं और गैदर करने के बाद सारी लाइट को क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ भेज देते हैं। रिमेंबर वन थिंग, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमारे पास एटम्स से मिलकर बना होता है और एटम्स के अंदर वी नो वेरी वेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइट एनर्जी कैप्चर हुई है एंटीना कम्प्लेक्स या फिर जो हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, वो लाइट एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगी और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर चले जाएंगे, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकल जाएंगे। तो निकलने के बाद हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो जाएगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। अब इस इलेक्ट्रॉन होल को कौन फिल करेगा? वाटर की जब फोटोलाइसिस होती है, फोटो का मतलब लाइट एंड लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग, टूटना, यानी वाटर मॉलिक्यूल का विद द हेल्प ऑफ लाइट स्प्लिट होना फोटोलाइसिस कहलाता है। तो वाटर की जब फोटोलाइसिस होती है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, 2 हाइड्रोजन आयंस के अंदर और हाफ O2 के अंदर। जब एक वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो हाफ O2 रिलीज होता है, इसी तरह जब दूसरा टूटेगा तो ये हाफ O2 और दूसरा हाफ O2 आपस में मिलकर क्या बना देंगे? O2। दैट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस, जो कहाँ चली जाएगी? एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वाटर की स्प्लिटिंग से यहाँ से रिलीज होंगे वो उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करेंगे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से पैदा हुआ था। तो इस होल को इस वाटर की स्प्लिटिंग से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो फिल कर रहे हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्साइटेड स्टेट पर चले गए हैं, हाई एनर्जी लेवल पर चले गए हैं, उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज ये हमारे पास पहला कंपाउंड है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को
एक्सेप्ट कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी मीन प्राइम इंपॉर्टेंस या फिर फर्स्ट भी इसको कहा जाता है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को भेज देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का क्या है, एक सिस्टम है या मजमुआ कह लें, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को वन बाई वन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और आगे भेज देंगे। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को जो हाई एनर्जी लेवल पर हैं आगे फॉरवर्ड करेगा एक प्रोटीन की तरफ, या एक कंपाउंड भी कह सकते हैं, प्लास्टोक्यूनन, दैट इज क्यूनन कंटेनिंग प्रोटीन। इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा PQ, और जब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ जाएंगे तो ये ऑक्सीडाइज अगेन हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाएंगे, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ। यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आ रहे हैं, लो एनर्जी लेवल्स की तरफ। तो जो ही साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से दो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करके एक ADP मालिक्यूल को चेंज कर दिया जाएगा ATP मालिक्यूल्स के अंदर, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड करके, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करके। और ये जो हमारे पास ATP बन रही है ये कीमो ऑस्मोटिकली बन रही है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक अलग टॉपिक है केमियोस्मोसिस। सो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग डाउन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो इनकी एनर्जी को यूज़ करके केमियोस्मोटिकली क्या बना ली जाएगी, ATP बना ली जाएगी। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से आगे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एक और कंपाउंड की तरफ, दैट इज प्लास्टोसायानिन, दैट इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, और वो फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे फोटो सिस्टम 1 की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, भेज देगा। अब जिस तरह फोटो सिस्टम 2 पर लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स इसमें से हाई एनर्जी लेवल पर चले गए थे, एक्साइटेड हो गए थे, निकल गए थे, इसी तरह फोटो सिस्टम 1 पर भी जब लाइट पड़ती है, फोटो सिस्टम 1 को P700 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का नाम या फोटो सिस्टम का नाम P700 है। तो लाइट जब इस फोटो सिस्टम 1 पर पड़ेगी, यहाँ से भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में से दो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट पर चले जाएंगे और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन होल की कमी को या इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कौन चेंज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 से आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अहम बात है, MCQs में भी पूछी जा सकती है कि फोटो सिस्टम 1 के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसमें से जो दो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पैदा होता है, उसको फिल कौन करता है, फोटो सिस्टम 2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी स्टेट पर गए हैं उनको अगेन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा और उनको आगे दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर फॉरवर्ड कर देगा। रिमेंबर वन थिंग, ये भी हमारे पास MCQs पूछा जा सकता है कि नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व हैं, तो 2। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 और ये हमारे पास दूसरी। बहरहाल प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को जब फॉरवर्ड करेगा तो आगे फेरिडॉक्सिन, दैट इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी और फेरिडॉक्सिन उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे फॉरवर्ड करेगा एक एंजाइम की तरफ, दैट इज NADP रिडक्टेज। नाम से जाहिर है NADP रिडक्टेज रिडक्शन करेगा किसकी, NADP की। किस तरह से रिडक्शन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए और 2 हाइड्रोजन आयंस के ज़रिए। तो 2 हाइड्रोजन आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ रहे हैं, इसके ज़रिए से NADP को NADPH में चेंज कर दिया जाएगा। तो इस तरह हमने ATP भी तैयार कर ली और NADPH भी तैयार कर ली। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो 2 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं। तो ये जो 2 हाइड्रोजन आयंस हैं हमारे पास,
ये फोटोलाइसिस में देखें अगर आप लोग, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए थे इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने में जो फोटो सिस्टम 2 में पैदा हुआ था क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन के जो एटम थे वो मिलकर उन्होंने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनाई। लेकिन 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये NADP रिडक्टेज ऐड करेगा NADP के अंदर, एंड NADP प्लस विल बी चेंज इनटू NADPH। सो स्टूडेंट्स, हमने जो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन है उसमें जो 2 चीज़ें सेंथिसाइज करनी थी ATP और NADPH, ये सेंथिसाइज कर लिया है। नेक्स्ट हम डार्क रिएक्शन को स्टडी करेंगे।